Hello everyone. Today I am going to talk on enzyme kinetics. एंजाइम कैसे वर्क करता है, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करता है, उस स्टडी को एंजाइम काइनेटिक्स कहते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट। एंजाइम काइनेटिक्स एंजाइमोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम वेरियस केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। इसमें रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन और डिफरेंट एक्सटर्नल कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम के रिएक्शन पे। लाइक टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, दैट इज स्टडी। ये हमें ये भी बताने में हेल्प करता है कि अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम कैसे काम कर रहा है। ये सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है उसको भी एनालाइज करने में हेल्प करता है। कौन सा सबस्ट्रेट पहले एंजाइम से बाइंड कर रहा है और कैसे प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है, इन सब के बारे में हेल्प करता है, बताता है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं, सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन मैकेनिज्म और मल्टीपल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म्स। सिंगल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म में एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जिसका सबसे 6 कार्बन शुगर्स हैं लाइक ग्लूकोज। इन मल्टीपल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम अपने दो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है। डाईहाइड्रोफोलेट जो व्हाइट कलर का आपको राइट साइड दिख रहा है, और एक लेफ्ट साइड NADPH, दोनों ही, बट ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे ही बाइंड करेंगे। मींस इस एंजाइम में दो एक्टिव साइट प्रेजेंट होंगे फॉर टू सबस्ट्रेट, while in single substrate enzymes there will be only one active site present per specific substrate. सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन ये सबसे ज़्यादा यूज होती है और इसमें माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जनरल इक्वेशन जो एंजाइम की है, E plus S gives ES, that is enzyme substrate complex, that is a temporary phase and further modifies to form product, और एंजाइम वापस जैसे था वो वैसे का वैसा ही प्रेजेंट हो जाता है। द डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इनटू फ्री एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसलिए इसको कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप इन एंजाइमेटिक रिएक्शन। Throughout the reaction, total concentration of enzyme will be sum of concentration of total free enzyme and concentration of total enzyme bound with substrate. Single substrate reaction के लिए breakdown of ES into E and S slowest होता है, इसलिए K minus 1 is much times greater than K2. मीन्स E प्लस एस जब ES बना रहे हैं तो उसको K1 कहते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, K माइनस 1 जो बैकवर्ड रिएक्शन है। ES टूट कर फिर प्रोडक्ट और एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जिसे हम K2 रिएक्शन कहते हैं। K2 का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम होता है एज कंपेयर टू K माइनस 1, और जो Km है विच इज द माइकलिस कांस्टेंट, ये एफिनिटी मेजर करता है सबस्ट्रेट और एंजाइम की, और इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन K माइनस 1 एंड K1. It represents कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए बाय अ यूनिट ऑफ टाइम बाय सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल, और इसको टर्न ओवर नंबर कहते हैं। K2 को K कैट से भी डिनोट करते हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि देयर आर टू स्टेट्स, प्री स्टेडी स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। अ कर्व इज बीइंग ऑब्टेन। ये माइकलिस मेंटन में जिस पार्ट पे, जिस पॉइंट पे द रेट ऑफ एनर्जी, the rate of reaction is maximum, that is known as Vmax, or half of Vmax is known as Michaelis constant, that is Km. This is Vmax by 2. Substrate concentration or reaction velocity, if we are drawing a graph, then that point at which the Vmax is half is known as Michaelis constant. Is the concentration at which the rate of enzymatic reaction is half of Vmax, or the ratio Kcat upon Km is used to measure the catalytic efficiency of enzyme. V naught equal to V max substrate upon substrate plus Km. This is Michaelis equation. V naught initial velocity होती है रिएक्शन की, V max maximum rate of reaction होता है, substrate is the concentration of substrate,
and Km is the Michaelis-Menten constant. इक्वेशन जिसमें Km की वैल्यू कम होती है वो इंडिकेट करती है कि बाइंडिंग एफिनिटी उसकी ज़्यादा है और रिएक्शन Vmax तक जल्दी पहुंचेगी। वहीं अगर Km की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब बाइंडिंग एफिनिटी कम है और रिएक्शन को Vmax तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने माइकलिस-मेंटन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन। अब सबस्ट्रेट का एडिशन, एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड करना है, प्रोडक्ट को रिलीज करना है। तो दो तरीके की रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकती है, सीक्वेंशियल हो सकती है या नॉन सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मीन्स एक सबस्ट्रेट ऐड हुआ एंजाइम से, फिर दूसरा सबस्ट्रेट आया, एक प्रोडक्ट रिलीज हुआ, फिर दूसरा प्रोडक्ट रिलीज हुआ। और नॉन सीक्वेंशियल कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी ऑर्डर में बाइंड कर सकता है। सीक्वेंशियल रिएक्शन टू टाइप्स की होती है, ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल एंड रैंडम सीक्वेंशियल। नॉन सीक्वेंशियल को पिंग पोंग रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन में ऑल सबस्ट्रेट को एंजाइम से पहले बाइंड करना जरूरी है, तभी प्रोडक्ट रिलीज होगा। सारे के सारे स्टेप्स इसमें रिवर्सिबल होते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल में सबस्ट्रेट ए एंजाइम के एक्टिव साइट में गया और उसने ईए कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर सबस्ट्रेट बी आया, उसने ईएबी टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाया। तो ये जो एंजाइम का रिएक्शन है दैट इज सीक्वेंशियल ऑर्डर्ड मैकेनिज्म। नीचे जो फिगर आप देख रहे हैं दैट इज क्लीन एंड नोटेशन। इसमें जो लाइन खींची है दैट इज एंजाइम का सरफेस, और जो एरोज है नीचे की तरफ एरो इज शोइंग बाइंडिंग एंड ऊपर की तरफ एरो इज शोइंग रिलीज। तो ईएबी फर्दर, फिर प्रोडक्ट रिलीज हुआ, मींस ए सबस्ट्रेट भी बाइंड हो गया, बी सबस्ट्रेट भी बाइंड हो गया, एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना, फिर पी प्रोडक्ट रिलीज हुआ और क्यू प्रोडक्ट रिलीज हुआ। दिस इज ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल। नाउ रैंडम सीक्वेंशियल। इन रैंडम सीक्वेंशियल एंजाइम में दो डिस्टिंक्ट साइट होंगी फॉर ईच सबस्ट्रेट और ईच प्रोडक्ट, जिससे कि एक सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद दूसरे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में कोई इफेक्ट ना पड़े। इसमें एंजाइम से ए भी बाइंड कर सकता है, बी भी बाइंड कर सकता है। ए बाइंड करेगा तो ईए, बी बाइंड किया तो ईबी, ईए फिर बी से बाइंड करके ईएबी, ईबी फिर ए से बाइंड करके ईएबी। इसमें भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, बट इसमें रैंडम सीक्वेंस है। पीछे हमने देखा सीक्वेंशियल में कि ए पहले बाइंड करेगा, बी बाद में बाइंड करेगा। यहाँ पे ए भी पहले बाइंड कर सकता है, बी पे कोई भी पहले बाइंड कर सकता है और ईएबी टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, फिर फाइनली प्रोडक्ट रिलीज होगा और एंजाइम अपने नेटिव फॉर्म में आ जाएगा। नाउ पिंग पोंग मैकेनिज्म दैट इज नॉन सीक्वेंशियल रिएक्शन मैकेनिज्म। इसकी खास बात यह कि इसमें कोई टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता इनसाइड द एक्टिव साइट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एंजाइम एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से। एक ही प्रोडक्ट बनता है और वो रिलीज हो जाता है, फिर दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट रिलीज करता है। इसको पिंग पोंग रिएक्शन कहते हैं बिकॉज द बाइंडिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट causes the enzyme to switch back and forth between two states. पीछे जाता है और आगे आता है। इमेज में आप देख पा रहे हैं कि सबस्ट्रेट ए एंजाइम से बाइंड किया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ईए बना। इस पॉइंट में इंटरमीडिएट स्टेट ई स्टार बना। इस पी इज रिलीज फ्रॉम ई, ये प्रोडक्ट रिलीज हुआ। फिर बी ने बाइंड किया ई से और ई स्टार बी बना। अब फिर इंटरमीडिएट स्टेट क्यू आई, ई क्यू, क्यू प्रोडक्ट रिलीज हुआ। एंजाइम फाइनली हमें नेटिव फॉर्म में। एंजाइम इसमें भी जैसे था वैसा ही है, बट इस केस में एक सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड किया, एक प्रोडक्ट रिलीज हुआ, फिर दूसरा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हुआ और दूसरा प्रोडक्ट रिलीज हुआ। तो एंजाइम दो स्टेट में बैक एंड फोर्थ स्विच कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पिंग पोंग रिएक्शन।
एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करने के बाद केमिकली मॉडिफाइड हो जाता है, जिसमें जो प्रोडक्ट पी बनता है और दूसरा फंक्शनल एंजाइम का फॉर्म जिसको एफ कहते हैं, यू सीइंग एफ इज फॉर्म्ड। क्लीलैंड नोटेशन में भी इसको भी डोनेट कर सकते हैं, सेम वे EA that is substrate and FP that is intermediate form of enzyme and product। फिर प्रोडक्ट रिलीज हो गया, फिर दूसरा सबस्ट्रेट B आया, उसने FB और EQ बनाया और Q रिलीज हुआ, प्रोडक्ट और एंजाइम वापस जैसे था वैसा ही प्रोड्यूस हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस में हमें हेल्प करती हैं। थैंक यू।